स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश का। तो पार्ट 1 की वीडियो में हमने ग्रामर और अनसीन पैसेज जो आपका सेक्शन ए एंड बी डिस्कस किया था, और आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश का पेपर है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आपका दो चीज़ आती है। एक तो आपका यहाँ पे लेटर आ जाता है, फॉर्मल लेटर आएगा आपका, और एक आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आता है। फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ दोनों में ही चॉइस दी जाएगी, यानी दो दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना होगा। फॉर्मल लेटर में भी दो दिए जाएंगे और एनालिटिकल पैराग्राफ में भी दो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक सबसे हम तो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम दोनों करेंगे। ऑल द नेम्स यानी एड्रेस आपको दे रखे हैं, आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। फॉर्मल लेटर दे रखा है, प्रिंसिपल को लिखना है। अनहाइजीनिक कंडीशन हो रही है आपकी, और इन द मतलब आपकी नहीं हो रही, इसमें आगे दे रखा है कि अनहाइजीनिक कंडीशन जो बाथरूम के जो स्कूल वॉशरूम्स होते हैं उनमें अनहाइजीनिक कंडीशन यानी जाया भी नहीं जा सकता, ऐसी कंडीशन हो रखी है। आपको अपने प्रिंसिपल को एज अ कंप्लेंट लेटर लिखना है। सबसे पहले अपना स्कूल का एड्रेस प्रिंसिपल को लिखना है, और स्कूल का नेम वगैरह, और अपना कहाँ पे स्कूल, ये तो आपका फॉर्मेट आपको पता ही है। देन सब्जेक्ट लिखेंगे रिगार्डिंग द अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ वॉशरूम इन कैंपस, यानी कैंपस में आपकी जो अनहाइजीनिक कंडीशन है वो आपको बताना है कैंपस के वॉशरूम में। एंड देन यहाँ पे आप ये जो लिखेंगे, ये फॉर्मल लेटर है, आप किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। जस्ट लाइक दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट द वॉशरूम इन द कॉलेज आर इन वेरी बैड state since that past few weeks. The main housekeeper is unwell on leave, and so the co-helpers are not doing their work properly. यानी जो मैं आपको ये नोटिस कराना चाहता हूँ, आपके काइंड अटेंशन के साथ साथ मैं आपको ये नोटिस कराना चाहता हूँ कि कॉलेज के जो वॉशरूम्स है वो बहुत बैड कंडीशन में है पिछले कुछ वीक से। जो मेन हाउस कीपर था उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो लीव यानी छुट्टी पे है, और जो उसके हेल्पर्स यानी उसके अंडर जो काम करते थे वो अपना काम उसके प्रेजेंस में अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे। दे हैव डेवलपिंग लेदरशिक एटीट्यूड, यानी उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो करना ही नहीं चाहती। जो वॉशरूम है वो बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, विच एड्स टू द डिसमल। इफ़ द कंडीशन कंटिन्यूस लाइक दिस द स्टूडेंट विल फॉल सिक, यानी अगर ऐसी कंडीशन रही तो जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं वहाँ पे वो बीमार पड़ जाएंगे। क्लीन वॉशरूम जो होती है वो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मैटर पे सीरियसली कंसर्न लें, और स्टूडेंट की हेल्थ पे जो ये क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्थ पे भी इन्वॉल्व हो रहा है। समवन कैन बी टेम्परली अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ द मेन हाउस कीपर अंटिल ही जॉइन्स बैक, यानी जब तक मेन हाउस कीपर नहीं आता तो किसी को टेम्परली अपॉइंट कर लीजिए। थैंकिंग यू योर सिंसरली, और ये मतलब ये आपको इस टाइप का लेटर लिखना था। एंड अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप ये लिख सकते थे, राइट अ फॉर्मल लेटर, आपको अपना फॉर्मल लेटर लिखना है। रेजिडेंट वेलफेयर प्रेसिडेंट अबाउट मिसक्रेंट एक्टिविटीज़ इन द रेजिडेंट पार्क आफ्टर 6 PM, यानी जो रेजिडेंट आपका जो इलाका है वहाँ के जो हेड है उन्हें आपको लिखना है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्हें लिखना है। आपका जो इलाका है वहाँ पे 6 बजे के बाद कुछ मिसक्रेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में। अब वो कौन कौन सी हो सकती है वो हम लेटर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आपका एड्रेस और किसको लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, एंड आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वही आप यहाँ से सेम लिख सकते हैं, सर। देन आपका आएगा दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट द सम इनअप्रिशिएट एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरिड आउट इन योर अवर रेजिडेंटल पार्क आफ्टर 6 PM, यानी जो मैं आपको ये नोटिस करना चाहता हूँ, आपका काइंड अटेंशन लेके आपको नोटिस करना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में हमारे रेजिडेंटल पार्क में जो हमारे इलाके का पार्क है वहाँ पे कुछ इन अप्रिशिएट यानी जो ठीक नहीं है वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं 6 बजे के बाद। सेवरल रेजिडेंट हैव सीन सम अननोन टीन्स एंटरिंग द पार्क विद लिक्वर बॉटल्स एंड स्नैक्स इन द इवनिंग, यानी बहुत सारे हमारे मोहल्ले वालों ने या रेजिडेंट्स वालों ने देखा है कि कुछ लड़के कुछ टीनेजर्स आते हैं लिक्विड बॉटल्स यानी दारू की बोतल लेके, और कुछ स्नैक्स शाम को आते हैं और वो वहाँ पे पार्टी वार्टी करते हैं। इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ गेट, यानी जबकि गेट बंद भी रहता है वो तब भी वो अंदर ही रहते हैं। दीज पीपल रिमेन इनसाइड एंड देन कम आउट लेट नाइट बाय जंपिंग ओवर द गेट, यानी ये मतलब गेट बंद करने के बाद भी ये अंदर ही रहते हैं, और ये रात में एकदम ज़्यादा रात हो जाती है लेट नाइट पे ये गेट के ऊपर कूद के निकल जाते हैं। जस्ट लाइक पार्क का गेट तो छोटा ही होता है तो ये कूद के ऊपर से निकल आते हैं।
दिस हैज़ बीन गोइंग फॉर क्विक सम टाइम, दिस हैज़ बिन गोइंग फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी ये कुछ दिनों से चलता आ रहा है। सम ऑफ द किड्स एंड पेट्स हैव गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ द ब्रोकन बियर बॉटल्स, यानी अब कुछ मतलब बच्चों को भी और कुछ पेट्स को भी जो वहाँ पे टूटी हुई दारू की बोतल्स थी उनसे चोट लग गई है। मैं आपको आई रिक्वेस्ट टू पुट सम स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू चेक दिस टू डू द नीडफुल अकॉर्डिंगली, यानी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ इसके थ्रू स्ट्रिक्ट हो जाए आप और इसे जल्दी चेक करें। दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न, ये बहुत सीरियस मैटर है। बीन बॉदरिंग द रेजिडेंट लेटली, यानी जो रेजिडेंट्स फेस कर रहे हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग सम मेजर्स बीइंग टेकन टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन, और मैं भी कुछ देख रहा हूँ कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, हम सब क्या कर सकते हैं कि ऐसा फिर ना हो। योर सिंसरली, एंड देन आप अपना नेम वगैरह, नेम नहीं लिखा तो नेम XYZ लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें भी आपको दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ए और बी दे रखे हैं। ए है आपको पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड में, इस चार्ट को एनालाइज करना है। चार्ट में क्या है, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑन द अर्थ, तो होल्टन सबसे ज़्यादा है 110.2, गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद हमारी 106 पे है, बुलंदशहर 98 पे है, बिसर्क 96 पे है, भिवाड़ी 95 पे है, नोएडा 94 पे है, ग्रेटर नोएडा 89 पे है, कानपुर 89 पे है, लखनऊ भी हमारा 86 पे है, दिल्ली 84 पे है। तो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। अब इसे आपको लिखना क्या है, सबसे पहले चार्ट के बारे में लिखना है। चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ट हमें जो चार्ट है वो हमें एवरेज लेवल ऑफ पार्टिसिपेट मैटर पॉल्यूशन, यानी 2020 के समय में जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कहाँ तक हर सिटीज़ में पहुँच गया वो हमें दिखा रहा है। पार्टिकल पॉल्यूशन ऑल्सो गॉट, अब हम जिस पॉल्यूशन यानी जिस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं ना उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उसके बारे में लिखते हैं। जो पार्टिकल पॉल्यूशन यानी उसे हम पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, PM भी कहते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड्स या एयर में जो होते हैं उनसे बना होता है। इन पार्टिकल्स में डस्ट होती है, डर्ट होती है और सूट होता है, यानी थोड़ा धुआं होता है। पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन होता है वो बहुत सा एसिड रेन, जिससे एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है और केमिकल चेंज भी, क्लाइमेट में चेंज भी आता है। इन एडिशन टू द वर्सनिंग ऑफ एसिड रेन, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कैन ऑल्सो रिवर्स वेदर पैटर्न, और ये वेदर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, ड्राफ्ट ला सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ जाते हैं और एसिडिफाइड नेचर हो जाते हैं। जो चार्ट जो है वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है हमारी अर्थ में वो होतान है। होतान कहाँ पे, चाइना के टॉप पे है 110%, जो कि पॉल्यूटेंट मैटर रेट है, और गाज़ियाबाद से भी ज़्यादा है ये। गाज़ियाबाद में 106 आपने पढ़ी थी ना अभी। गाज़ियाबाद जो कि इंडिया में है वो इसे 106% पे है, जो कि पॉल्यूटेंट मैटर रेट है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े चाइना है, देन नंबर 2 पे आती है इंडिया की सिटी गाज़ियाबाद। भूटान को अगर हम देखें तो 3 अदर नॉन इंडियन सिटी जो कि लिस्ट में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी हैं, जस्ट लाइक मणिगंज जो कि बांग्लादेश में है, लाहौर जो कि भालपुर पाकिस्तान में, ये भी जो है वो मतलब अगर हम इंडिया और चाइना को छोड़ के देखें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में की जो सिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसी हर एक का डाटा नहीं लिखना होता है, आप मोस्ट पॉपुलेटेड मोस्ट वाला बता सकते हैं और आप लीस्ट वाला भी बता सकते हैं, एंड आप बीच का बता सकते हैं कि ये मॉडरेट कब रहेगा और धीरे धीरे कम कैसे होगा, कुछ आपको इस टाइप के प्रिकॉशंस वगैरह बताने होते हैं। अब इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है, एंड अपेयर्ड इन द मैगजीन सेक्शन ऑफ लोकल डेली। टेक्नोलॉजी इज़ एडिक्टिंग, यानी जो टेक्नोलॉजी आज उसकी लत लग गई है, एक ड्रग की तरह, एक नशे की तरह। इट इज़ स्पेशली इफेक्टिव ऑन चिल्ड्रन, यानी सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे करता है, बच्चों पे करता है। इट्स सेलफोन्स, यानी जस्ट लाइक सेलफोन्स, आईपॉड, टैबलेट, कंप्यूटर, सिंपल टेलीविज़न सेट, टेक्नोलॉजी हुक्स जो है, ये टेक्नोलॉजी हुक्स जो है चिल्ड्रन पे लगे जा रहे हैं। आपको इस लाइंस को एनालाइज करके पैराग्राफ लिखना है इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। यू कुड थिंक अबाउट द व्हाट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन माइट बिगिन और द गिवन द कंक्लूजन, यानी आपको कुछ अल्टरनेटिव मेजर्स बताने हैं कि इससे ठीक कैसे करा जाए, और एक्सप्लेनेशन देनी है, कंक्लूजन भी बताना है, और आपको रेशनली एविडेंस और स्ट्रेंथ काउंटर जो आर्ग्यूमेंट है उसके रिलेटेड आपको एविडेंस भी देने हैं। तो हम कह सकते हैं यस टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडिक्टिव है लोगों के लिए, हर एज के लिए।
वी टेंड टू इग्नोर पीपल क्लोज टू अस एंड आर मोर इंटरेस्टेड इन अपडेटिंग स्टेटस। यानी हमारे पास जो लोग होते हैं ना, हम उन पे ध्यान नहीं देते, बट हम स्टेटस जो लगा रहे हैं उन पे ध्यान देते हैं कि कौन कौन सीन कर रहा है, ऐसे सब है। हाँ, जो मुझे अभी वीडियो पे देख रहा है वो एग्री करता है इस बात पे, तो यस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। And photos on social media for validation. Technology can be a boon for people who use it judiciously and for a specific purpose. यानी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो कि किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं और अच्छे से न्यायपूर्वक यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो टेक्नोलॉजी है वो बैन कर देनी चाहिए, जो कि इसका जो है वर्थफुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड के देन केन इन टू अ वर्चुअल लाइफ विच इज़ नॉट। यानी जो सारे लोग हैं, जब आप कहते हैं ना कि मेरे तो एक ऑनलाइन फ्रेंड है, ये मेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है, तो ये सारी ना एक वर्चुअल लाइफ है आपकी, आप ऑनलाइन में ही सबसे ज़्यादा घुसे जा रहे हैं। मोर एवर फॉर चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर डेंजरस बिकॉज इट टेक्स मेर अवे देयर फ्रूटफुल टाइम्स एंड मेक्स टाइम लिव इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। और ये जो है बच्चों के लिए और ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये आप अपना टाइम इसमें लगा रहे हैं और उसमें मतलब कुछ आप एकदम इमेजिनेशन के वर्ल्ड में कि यस मेरी जो ऑनलाइन फ्रेंड है बहुत अच्छी है, सबको लगता है अच्छी है, बट व्हेन यू मीट इन पर्सनल, यानी आप उसे सामने से मिलेंगे, देन आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आगे आप लिखेंगे इसमें, सो द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ गैजेट ओनली फॉर प्रोफेशनल और एजुकेशनल पर्पस एंड इफ़ वन हैज़ फ्री टाइम देन शी कैन चेक आउट सोशल मीडिया फॉर लेजर टाइम एक्टिविटीज़। यानी तो बेस्ट वे क्या है, गैजेट्स यानी आईफोन आईपैड वगैरह का यूज़ आप प्रोफेशनल या एजुकेशनल पर्पस के लिए ही करें, और आपको थोड़ा सा फ्री टाइम है ना तो थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज़ कर लें, बट ज़्यादा नहीं। आपको अपने कंट्रोल में रखना है सोशल मीडिया को आपको कंट्रोल मत करनी चाहिए। या आप ये रोते रहते हैं ना कि मैं फ़ोन चलाते चलाते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता, तो सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रही है, आप सोशल मीडिया को नहीं, आप अपने फ़ोन को कंट्रोल नहीं कर रहे, फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है, जस्ट लाइक ऐसे हो जाएगा। अवर क्वालिटी टाइम शुड बी मोर वाइजली स्पेंड विद अवर फैमिली मेम्बर्स। हमारा जो कीमती समय है वो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करें, एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड इशू, और उनके नीड्स उनके इशूज़ सब समझे। टेक्नोलॉजी इज़ वन विच ब्रिंग अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल। यानी टेक्नोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देता है एक इंडिविजुअल में एंड एटमॉस्फेयर, बट नॉट वन विच इल इफेक्ट्स एंड फॉर एन इंडिविजुअल। और किसी एक के लिए मतलब किसी एक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी और किसी एक के लिए इल इफेक्ट भी पड़ता है, यानी बहुत बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। एंड डिवास्टेज एंड एटमॉस्फेयर, यानी आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन से लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। Technology should be a constructive tool to achieve some productive purpose, and it should not become an addiction because every type of addiction is a bad for our mental and physical health। यानी टेक्नोलॉजी एक कंस्ट्रक्टिव टूल की तरह हम इसे अचीव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिव अपनी पर्पस के लिए, बट हम इसे एडिक्शन नहीं बनाना है, क्योंकि किसी भी टाइप की जो एडिक्शन होती है वो बहुत बुरी होती है। आपने देखा होगा जो फेमस यूट्यूबर्स वगैरह भी हैं, तो वो भी अपना जो है वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। वो अपने फ़ोन को कम ही टाइम देते हैं, मतलब अपने फ़ोन को देते हैं टाइम, बट मतलब सबको एवरेज चलाते हैं। वैसे ही आपको करना है, आपको हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी पढ़ाई को भी। अभी आप वीडियो देख रहे हैं बिकॉज पढ़ने आए आप, यानी आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, तो ये बेस्ट है। अब यहाँ पे कोई एक एक्सट्रैक्ट जो है वो आपका सरमानेट बनारस जो आपका चैप्टर है उससे दिया गया है। मैं एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ूँगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एक्सट्रैक्ट। व्हाट ग्रीफ वर टॉकिंग अबाउट टू व्हेन दे सेड डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर ग्रीफ। यानी हमें उस ग्रीफ की याद मत दिलाओ। कौन सी ग्रीफ की बात करिए? द ग्रीफ ऑफ, यानी उस ग्रीफ की बात करिए जिसमें हम किसी को खो देते हैं, द ग्रीफ ऑफ लूजिंग अ लव वन। नेक्स्ट है वट डिड यू मीन बाय द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। यानी आप कहेंगे मतलब आप इससे क्या समझते हैं कि जो लिविंग्स हैं यानी जो जिंदा है वो बहुत कम है, बट जो डेड है जो मर गए हैं वो ज़्यादा हैं। तो इससे हम ये समझते हैं जो बाय दिस द मीन दैट लोस्ट हैव मैनी पीपल बाय देयर इन टाइम इन देयर हाउस। यानी लोग अपने घर में खोए जो लोग हैं, यानी आपके भी मतलब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको समझ आया होगा कि हर किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई उसका मर जाता है। एंड द पीपल प्रेजेंट इन द मोमेंट
एट द मोमेंट इन द हाउस इज़ लेस देन द पीपल हैव लॉस्ट। यानी आपने अपनी दादी को, मतलब जिसकी है उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जिसकी नहीं है उन्होंने अपनी दादी को भी खोया और दादा को भी, परदादी को भी, परदादा, तो ऐसे आपने बहुत लोगों को अपनी फैमिली में खोया है, बट जितने एग्जिस्ट भी नहीं करते ना आपकी फैमिली में, उससे ज़्यादा आपने खोए होंगे। ये इसका मतलब होता है स्टेटमेंट का। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। वन वर्ड से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द पीपल्स डैश कम्स थ्रो क्लियरली व्हेन दे सेड डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ। यानी जब लोग कह रहे थे ना कि हमारे दुख के कारण को मत सामने लाइए, तो पीपल जो है वो अपनी जो हेल्पलेसनेस है उसे रिमाइंड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम बिना काम, मतलब कोई काम के नहीं रहे। नेक्स्ट है आपको ऑप्शन या स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। द लिविंग पॉपुलेशन इज़ वेरी फ्यू। यस, उन्होंने ये भी कहा है। द लिविंग पॉपुलेशन इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो इंक्रीज तो नहीं हो रही, ये तो नहीं होगा। देयर वाज नो हाउस वेयर नो वन हैड डेड। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे कोई भी नहीं मरा हो। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट का ही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी हो जाएगा। Select the option that correctly capture the application of word living as used in the line 1 of the extract। तो आपको बताना है कि living का मतलब ऊपर जो लाइन है उससे रिलेटेड क्या है। He was offered that living of sand carrion, she was struggling to make a living as a dancer। नहीं, living यहाँ पे पार्टनर की तरह यूज़ हुआ है। The young man is dead, we have only to consider the living। यानी जो यंग मैन है वो डेड हो, मर गया है, हम उसे ही लिविंग कहते हैं। तो यस, ये आपका जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली स्टेटमेंट से मैच हो रहा है। अगर आपने ये ऊपर वाला सरमनेट बनारस नहीं करा, देन आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। ये हमारा थीफ स्टोरी से लिया गया। थीफ स्टोरी आपने पढ़ा है जिसमें हरी सिंह एंड अनिल होते हैं, उसका आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ऑप्शंस बताना है विच कैप्चर्स द यूसेज ऑफ वर्ड मैटर फ्रॉम द लाइन 2। तो सेकेंड लाइन में जो आपको मैटर दे रखा है, मैटर यहाँ पे वर्ड दे रखा है, इसका मतलब क्या है। तो इसमें होता है प्लीज़ फ़ोन मी बैक, इट्स मैटर ऑफ सम इम्पॉर्टेंस। यानी इंपॉर्टेंस की बात हुई है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। एक्साइटमेंट, तो आपने स्टोरी पढ़ी है। एक्साइटमेंट का हो जाता है हमारा बोर्डम, तो जॉयफुल का क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द रीज़न वाई हरी सिंह वांटेड टू रिटर्न विद मनी इनिशियली। यानी आपको रीज़न बताना है कि हरी सिंह ने मनी उसे वापस क्यों रख दी। इवन थॉट ही हैड फॉरगेटन अबाउट द सेंटेंस। तो यहाँ पे बिकॉज आप लिखेंगे अनिल जो था वो एक जेन्युइन मैन था। अनिल वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू कैच कैरी। नहीं, ये तो नहीं था। हरी डर गया था। नहीं। हरी पिटेड अनिल एज ही यूजुअली ही हैड नो मनी हिमसेल्फ। तो नहीं, ये भी नहीं था। अनिल जो था एक जेन्युइन मैन था, तो हरी जो था उससे चोरी कर ही नहीं पाया। उसे लगता था ना कि चोरी भी ना उससे करी जाती जिसे अफसोस हो, पर अनिल एक जेन्युइन मैन है, उसे तो अफसोस होगा ही नहीं कि मेरा कुछ पैसा चढ़ा है, बस उसका ट्रस्ट ब्रोक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड हरी मीन बाय रियली बिग मैन। तो रियली बिग मैन से हरी क्या समझता है। तो वो जो कि बहुत सीखता है और जो बहुत इरेडिकेट होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, पावरफुल, बल्कि या मस्कुलर से नहीं। नेक्स्ट है द ऑथर यूजेस एम डैश इन द गिवन एक्ट्रेस लिस्ट एनी विच इट बेनिफिट्स द राइटर एंड द रीडर। तो एम डैश जो है वो राइटर एक्सट्रैक्ट में यूज़ करते हैं। तो क्या ये बेनिफिट करता है राइटर या रीडर्स को। तो यस, ये इट एम्फसाइज द चेंज ऑफ हार्ट ऑफ हरी विच मेक्स द रीडर इजी टू अंडरस्टैंड। यानी ये एम्फसाइज करता है, ये चेंज हरी के माइंड में, हार्ट में ये चेंज करता है, जो कि रीडर्स को भी पढ़ने में ईजीली होता है। इट हेल्प्स द ऑथर टू शो द चेंज ऑफ टोन। यानी उनकी टोन कैसे चेंज हो गई हरी सिंह की, वो भी दिखाता है। फिर यहाँ पे कोई 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इट इज़ क्लियर दैट एलिट्रेशन इज़ अ पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन रिपीटेशन, यानी कॉन्स्टेंट का जो रिपीटेशन है उसके लिए यूज़ होता है। एंड इन कॉन्सर्न सेल्फ बिकॉज ये जो होता है ये अटेंशन, किसी की भी टाइगर की अटेंशन को यहाँ पे चैप्टर में इसलिए यूज़ हुआ है या पोएम में इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो किसी भी चीज़ की अटेंशन को देता है।
द पोएट हैज़ यूज अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन्स। पोएट ने इन लाइन में पोएटिक डिवाइस यूज़ करा है। वट इफेक्ट डज शी वांट टू क्रिएट। अब वो कौन सा इफेक्ट लाते हैं उसका यूज़। ही स्टैंड बिहाइंड बार्स टॉकिंग द लेंथ ऑफ हीज केज, यानी उसकी स्टैंड बार से भी ज़्यादा बाहर है, तो वो एक इमेजरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। द एक्सट्रैक्ट यूज टाइगर टू सिम्बलाइज द नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम। तो एक्सट्रैक्ट ये दिखा रहा है कि टाइगर को फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यस ट्रू है। आपको बताना है कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द आइडिया डिपिक्टेड बाय द टाइगर हैज़ बीन। जो टाइगर था वो अपने केज की लेंथ में स्टॉक यानी घूम रहा था, क्योंकि वो हेल्पलेस था और यानी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मदद चाहिए थी। हाउ डज़ यूज़ ऑफ पर्सपेनिफिकेशन इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो पर्सपेनिफिकेशन का यूज़ इसने रीडर को पोएम से और कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है बेलिंडा। यहाँ पे बेलिंडा वाली यानी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाली पोएम से क्वेश्चन है। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द वर्क टेक्स्ट। तो इनमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हुए हैं। तो इसमें हाइपरबोला यूज़ हुआ है और इसमें ऑनमैटोपिया भी यूज़ हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं। एंड ये पूरा पोएटिक डिवाइस की मैं एक वीडियो डाल दूँगी जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे यूज़ होता है इनका। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज कस्टर्ड टू क्राई फॉर अ केज। तो कॉजेज कस्टर्ड केज के लिए क्यों रोता है। कस्टर्ड जो होता है वो केज के लिए रोता है बिकॉज वो कोवर्ड है, यानी वो अपने में ही रहना पसंद करता है। इट ऑलवेज वांट्स अ केज सो इट कैन फील प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर, यानी उसे अकेले मतलब रहना पसंद है, मतलब वो उसे सिक्योरिटी चाहिए होती है, अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो वो केज मांगता रहता है, ढूंढता रहता है, तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील करना चाहता है। आपको राइमिंग स्कीम बतानी है इस एक्सट्रैक्ट की। तो इस एक्सट्रैक्ट की राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं। हाउस और माउस दोनों सेम है तो ए, एज और केज दोनों सेम है तो बी, ये दोनों अलग है ना तो ए और बी, तो ए बी हो गया, यानी हमारी क्या हो गई इसकी राइमिंग स्कीम हो गई इसकी ए बी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। आपको एनालॉजी कंप्लीट करनी है अबाउट द वॉइस यूज बाय एनिमल इन द एक्सट्रैक्ट। वीक ने गिगलिंग करी थी और क्राई कौन रो रहा था केज के लिए, तो यहाँ पे केज आ जाएगा। आपको यहाँ पे सेंटेंस में सेव वर्ड जो यूज़ हुआ है उसका सिमिलर मैनर यूज़ करना है। तो सेव वर्ड वो सेफ किस में फील करता था, वो सेफ केज में फील करेगा, तो यहाँ पे द शर्ट इज़ रियल सेफ, नहीं ये नहीं होगा। थीफ ब्रोक इनटू सेफ, तो नहीं उसने सेफ ब्रोक में नहीं हुआ। सानिया सेड दैट शी फील सेफ, तो वो सेफ फील करता था, वो भी सेफ केज में फील करेगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें 5 दे रखे हैं, आपको कोई 4 ही करने हैं और चैप्टर का नाम दे रखा हो हर क्वेश्चन के आगे, बट आपके क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर नहीं दिया है, यहाँ पे सैम्पल पेपर कर रहे हैं इसलिए दिया है। व्हाट वर द डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म। तो हेलस्टॉर्म से कौन कौन से डिस्ट्रक्शन हुए, बहुत ज़्यादा हैविली रेन हुई थी, कंटिन्यूसली रेन हुई थी, तो वो हेलस्टॉर्म में बदल गए थे। फिर हेलस्टॉर्म होने से कोई भी पत्ता नहीं बचा ट्रीज़ में, पूरे सब कुछ डैमेज हो गया, और जो कॉर्न थी वो भी बिल्कुल नहीं बची। हेलस्टॉर्म ने सब कुछ एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर दिया एंड और वो जो सबसे बुरी रात थी लंचों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से है। हाउ डिड एनी फ्रैंक फ्रेंड्स बिहेव जस्ट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द एग्ज़ाम रिजल्ट। तो एनी फ्रैंक के फ्रेंड्स ने कैसा बिहेव करा था एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले। तो एनी फ्रैंक जो फ्रेंड्स थे वो क्वैक्ड इन अ बूट जस्ट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट, यानी वो अपने जूते साफ़ कर रहे थे, जूते मतलब साफ़ कर रहे थे, क्वैक्ड इन अ बूट्स। द रीज़न वाज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर वर डिसाइड टू वो वुड मूव अप इन द नेक्स्ट क्लास एंड वो वुड नॉट, यानी और इसका रीज़न इसलिए था क्योंकि टीचर ने पिछली क्लास में कहा था कि जो मतलब अगली क्लास में जाएगा और अगली क्लास में नहीं जाएगा वो डिसाइड करेंगी। हाफ ऑफ द क्लास मेड बेट्स, मतलब आधी क्लास ने बेट लगा ली कि मैं तो जाऊंगा तुम नहीं जाओगी वगैरह वगैरह ऐसे। हर फ्रेंड्स सी एंड जैक्विस, उसकी 2 फ्रेंड्स थी सी एंड जैक्विस, इवन टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट्स ऑन वेदर दे वुड पास और फेल, यानी उनका भी पूरा दिन ऐसे ही बीता कि मैं पास हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी, उनका पूरा हॉलीडे ऐसा ही बीता। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द, यानी एनी फ्रेंड के ये फ्रेंड्स ने काम करा यही पूछा था।
व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर वर्ली, तो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स क्या है वर्ली के लिए, तो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग है वर्ली के लिए बस। बस सबसे ज़्यादा, बस जो कि उसके लिए एक मिस्टीरियस थिंग है। उसे लगता है कि जो ट्रैवल करते हैं लोग विलेज से टाउन पे, नियरेस्ट टाउन पे, एंड ब्रॉट न्यू पैसेंजर, यानी वो हर बार नए पैसेंजर को लाती है और नए पैसेंजर को छोड़ के आती है। इट वॉज अ न्यू वर्ल्ड फॉर हर, उसके लिए एक नया वर्ल्ड है ये, विच गेव हर अनएंडिंग जॉय एंड एक्साइटमेंट, यानी जिससे उसे एक मतलब ना ख़त्म होने वाला खुशी और एक्साइटमेंट देता है। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि बॉल पोएम से है। व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू बॉल पोएम, बॉल पोएम के थ्रू पोएट क्या बताना चाहते हैं, तो पोएम के थ्रू पोएट जो है वो हमें देते हैं, पोएट विश टू कन्वे द फ्यूटिलिटी ऑफ ग्रीविंग ओवर द पास्ट, यानी अपने पास्ट को हमें ध्यान नहीं देना, मतलब पास्ट को देखना चाहिए, उसका दर्द सहना चाहिए, बट हमें मूव ऑन करना आना चाहिए। द मेमोरीज आर ट्रेजर, जो हमारी यादें होती है वही सब कुछ होता है। पोएट कहते हैं कि जो मनी और मटेरियल थिंग्स है एंड देयर लूजर्स डू नॉट मैटर, यानी जो हम मनी, हम पैसे खो देते हैं, उससे खरीदी हुई चीज़ खोते हैं, वो मैटर नहीं करती। वन हैज़ टू लर्न दैट एक्सेप्ट दैम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमें ये सीखना चाहिए कि वो खो रही है तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट करें कि यस वो खो गई तो खो गई, वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो आपकी पोएम है, हाउ डज द पोएट कॉशन द रीडर्स रिगार्डिंग द डेंजर ऑफ एनिमल्स, तो पोएट जो है वो कैसे बता रहे हैं कि एनिमल डेंजर में है। तो पोएट जो है वो इनडायरेक्टली यानी एक ह्यूमरस वे में बता रहे हैं रीडर्स को कि जो डेंजर है वो वाइल्ड एनिमल्स में मतलब स्टार्ट होने वाला है। एज अ मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स, लाइक सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लायंस, टाइगर, बियर, क्रोकोडाइल, हाइनास, चैमिलियंस और मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, आर ऑल बीस्ट ऑफ प्रेस, यानी सबको क्या चाहिए होता है, प्रे चाहिए होता है, मतलब प्रेडिक्टर और प्रे चाहिए होता है। एंड आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर विक्टिम्स, और ये हमेशा मतलब विक्टिम के लिए ढूंढते रहते हैं। इट मे बी डेंजरस टू गो वेरी नियर टू देम, यानी इनके पास जाना बहुत डेंजरस है, यही हमें डेंजर के लिए बताया गया है। अब जो क्वेश्चन 7th है उसमें भी आपको 2 ही करने हैं, 3 दे रखे हैं, तो इसे पढ़ते हैं। व्हाट हैपन एट द बॉल वॉज माटिल्डा ड्रीम फुलफिल्ड, नेकलेस चैप्टर से है, यानी यहाँ पे जो मिस एमी लोइजल थी जो कि बहुत एडमायर थी एवरीवन एट द बॉल, शी लुक द प्रिटेस्ट अमॉन्ग ऑल द वुमेन, यानी जो मटिल्डा थी वो सबसे खूबसूरत लग रही थी वहाँ पे। ऑल द गेस्ट वांटेड टू नियर हर, सब उसके पास आना चाहते थे। शी फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट द बॉल, यानी वो सबने अपने ही वर्ल्ड में वो सबसे टॉप में लग रही थी। द लॉस ऑफ नेकलेस स्पॉइल्ड द प्लेजर एंड मेड हर डिप्रेस्ड, और जो उसका जो नेकलेस खो गया देन उसे जो उसका प्लेजर था सब कुछ स्पॉइल हो गया, ख़त्म हो गया और वो डिप्रेस हो गई। इज मैक्स मेनिसिंग और अ वल्नरेबल, कमेंट विद रेफरेंस टू द मिडनाइट विजिबल, आपको मैक्स बताना है मेनिसिंग है या वल्नरेबल है। आपको जो मिडनाइट विजिटर में आपने मैक्स के बारे में पढ़ा और उसका जो एक मतलब जो उसके इंटरव्यू लेने आता है वो, एंड जो आपका जो चोर होता है जो गिर जाता है छत से, वही आपको बताना है, उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैक्स इज प्रेजेंटेड एज मिनिसिंग, तो मैक्स जो है वो मिनिसिंग है, सिंस ही स्नेक्स इनटू ऑजबल रूम्स एंड द पॉइंट एज ऑटोमेटिक पिस्टल एट हिम एंड फुलर, यानी जो मैक्स है वो बुद्धू है। एज अ मिनिसिंग मतलब क्या होता है, बुद्धू होता है। वल्नरेबल यानी चालाक टाइप में आपका आ जाता है, क्योंकि वो ऑजबल के रूम में ही उसे ऑटोमेटिक पिस्टल दिखा रहा है और फॉलर को। स्टिल ही इज़ अ वल्नरेबल, पर वो वल्नरेबल भी है बिकॉज ही गेट्स विलेड बाय ऑसल्स एंड लॉस्ट हिज लाइफ। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब जो मिनिसिंग जो रहेगा यानी वो बहुत चालाक है, एंड वल्नरेबल हो जाएगा वो थोड़ा बुद्धू है, यानी वो चालाक हुआ तभी तो ऑजबल के रूप में आया और फॉलर को एक मतलब बंदूक दिखा दी, बट वो सेम टाइम पे बुद्धू भी बन गया ऑजबल से, क्योंकि और मतलब उसने अपनी लाइफ खो दी। इफ़ ही हैड बीन एक्चुअली मिनिसिंग ही वुड हैव शॉट ऑजबल एज सून एज द लेटर एंटर द रूम, यानी अगर वो अगर असल में वो चालाक होता ना तो वो ऑजबल को शूट कब का कर देता और लेटर और बाद में वो एंटर करता। वाई डिड भोली एग्री टू द अनसुटेबल मैच एट फर्स्ट, तो
भोली चैप्टर से आपको दे रखा है। भोली ने अनसूटेबल मैच एट फर्स्ट क्यों एग्री करा, तो भोली कंसेंट फॉर मैरिज वॉज नॉट आस्क्ड बाय एनीवन, यानी उसने मैरिज के लिए पहले कंसेंट नहीं दिया, कुछ मतलब किसी ने पूछा ही नहीं उससे। शी हैड टू एक्सेप्ट द ग्रूम, तो फिर उसे क्या करना, एक्सेप्ट करना पड़ा एट द एंड। व्हेन हर फादर आस्क्ड हिज मदर अबाउट भोली रिएक्शंस, तो जब उसके पापा ने उसकी मम्मी से भोली के रिएक्शन के बारे में बोला, शी सेड भोली वाज विटलेस लाइक अ डम, तो वो उसकी मम्मी ने क्या कहा कि वो एक विटलेस है, यानी वो गूंगी बैल की तरह है, डम काउ की तरह है, एंड शी विल नॉट से एनीथिंग, वो तो कुछ कहती ही नहीं है। हाउएवर लेटर भोली रिजेक्टेड द ग्रूम बिकॉज ऑफ हिज डोरी डिमांड्स, तो भोली ने एट द एंड ग्रूम को, यानी जो लड़का था उसे रिजेक्ट करा क्योंकि उसकी दहेज की डिमांड्स थी। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, आपको 100 से 120 वर्ड्स में आंसर करना है। यहाँ इतना तक आपको क्वेश्चन दे रखा है। वल्ली और बेलिंडा, वल्ली क्या है, यहाँ पे वल्ली जो है वो आपका मैडम राइड्स द बस, बेलिंडा जो है वो आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। ये दो, एक पोएम और एक चैप्टर से आपको दे रखा है। दोनों ही छोटे बच्चे हैं और एडवेंचर पसंद है उन्हें। Assume they both meet in a person and have a conservation of most memorable event, यानी अगर आप देखिए, आपको इन दोनों को मिलवाना है, वल्ली को और बेलिंडा को मैं आपने मिलवाया और उन्हें एक मोस्ट मेमोरेबल इवेंट के बारे में बात करी। आपको कंजर्वेशन लिखनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। मैडम राइड्स द बस एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जस्ट लाइक वली, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वली ने लिखा, हाय बेलिंडा, सो नाइस टू मीट यू, यानी बेलिंडा कैसी हो तुम, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई कैन नॉट वेट टू हेयर एवरीथिंग अबाउट योर पेट्स स्पेशली कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी मैं मतलब बता ही नहीं सकती मैं कितना तुम्हारे पेट्स के बारे में जानने में उत्सुक हूँ वगैरह ये, और सब स्पेशली जो है कस्टर्ड द ड्रैगन उसके बारे में। बेलिंडा कहती है, श्योर वैली, बट यू मस्ट शेयर विथ मी हाउ डिड इट फील लाइक टू राइड अ बस ऑल योर ओन विदाउट एनीवन एट होम नोइंग, यानी पर तुम भी मुझे ये बताना कि तुम बिना किसी के बताए हुए तुम मतलब पूरे बिना किसी घर में बताए हुए तुम बस पे ट्रैवल करके आई। तो यही आपको कंटिन्यू करना है। पहले तो 2 लाइन आपको वही क्वेश्चन की लिख देनी है, आगे आप खुद लिखेंगे। यहाँ पे वल्ली कहती है, आई सेव माई पॉकेट मनी फॉर द बस राइड एंड इट वॉज वर्थ इट, आई वॉज स्केर्ड इन द एंड बट इट वॉज एक्साइटिंग, यानी मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करी बस राइड के लिए और वो मतलब वो एक्सेप्टेबल थी, एंड मैं स्टार्ट एंड में डरी भी थी बट वो सब कुछ एक्साइटिंग था। बेलिंडा कहती है, मैं भी बहुत डरी थी जब जो पायरेट था, यानी जो गुंडा था, वो हमारे घर में आ गया था। मेरी किटन इंक और जो माउस ब्लिंक और जो डॉग मस्टर्ड है, वो तीनों के तीनों डर गए थे, बट जो कस्टर्ड ड्रैगन है उन्होंने हमें सेव करा था। वल्ली कहते हैं, यू लिव विथ सच इंटरेस्टिंग एनिमल्स, तुम इतने इंटरेस्टिंग एनिमल्स के साथ रहती हो। ऑन माई बस राइड आई सॉ अ काउ स्टक ऑन द बिजी रोड बट अनफॉर्चुनेटली इट गॉट हिट बाय व्हीकल एंड डाइड, आई वॉज शॉक, यानी तुम तो इतने इंटरेस्टिंग एनिमल्स के साथ रहती हो, पर मैं तो एक बार जब बस राइड पे गई तो मैंने काऊ को देखा जो कि बिजी रोड पे एकदम बीच में बैठी हुई है और वो अनफॉर्चुनेटली एक व्हीकल से टकरा गई और वो मर गई, और मैं उससे ही बहुत शॉक हो गई। बेलिंडा कहती है, ओह नो दैट साउंड अवरफुल, यानी ये तो बहुत बुरा लगा। आई कैन नॉट इमेजिन पार्टिंग विद एनी ऑफ माई एनिमल कंपनीज, यानी मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे किसी भी एनिमल को कुछ बुरा हो। आई लव देम ऑल इक्वली, यानी मैं सबको इक्वली प्यार करती हूँ। इवन इफ दे ब्रीथ फायर फॉर द डैगर्स फॉर नील, यानी अगर वो मेरे लिए कुछ करे या ना भी करे। वल्ली कहती है, हाँ वुडंट दैट यू अर्न योर ब्रैगिंग राइट एनीवे हैविंग अ ड्रैगन एज अ पेट, यानी तुम्हें लगता नहीं कि एक ड्रैगन एज अ पेट रख रखा है तुमने। तो बेलिंडा कहती है, इफ़ यू वांट टू मीट देम यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम उनसे मिलना चाहती हो तो प्लीज़ तुम भी आओ, एंड मे बी वी विल गो ऑन अ बस राइड टुगेदर, एंड हम भी कभी बस राइड चलेंगे एक साथ। तो वल्ली कहती है, डन। अब यहाँ पे एज अ क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। नेक्स्ट सेकंड है, इस मतलब ये वाला ऊपर वाला नहीं करा हो तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। द सन शॉल नेवर मेट सो ग्लेसियस ह्यूमन अचीवमेंट, यहाँ पे आपका क्या है, नेल्सन मंडेला। इफ़ यू हैड यूज द मैसेज ऑफ गिवन क्यूटी फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू पोर्ट्रेट द लिबरेशन ऑफ वुमेन व्हाट इट साइनिफाई, यानी जो ट्री पोएम में जो वुमेन की लाइबर्टी दिखाई है उससे क्या साइनिफाई होता है, आप इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इवैल्यूएट करिए नेशन के थ्रू। तो एड्रिन एची जो कि बहुत फेमिनिस्ट क्या होता है, जो अपने मतलब
फीमेल को सपोर्ट करता है, वो फेमिनिस्ट होता है, फीमेल की राइट्स को सपोर्ट करने वाला। तो एड्रियन रेची ने ट्रीज पोएम के थ्रू हमें सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन दी है वुमेन रिविंग द शैकल्स ऑफ पाट्रियार्की, यानी जो पिता का राज होता है उससे पिताराजी पितराज कहते हैं, उससे जो वुमेन है उसे ब्रेक करके कैसे अपने ओन पाथ में मैन वर्ल्ड में आ रही है। जो ट्री है वो वुमेन को साइनिफाई कर रहे हैं। इंडोर्स फॉर दिस लॉन्ग एंड फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड हैज़ बीन बैरन, यानी जो फॉरेस्ट है और जो डोर्स हैं वो सारे एक बैरियर के थ्रू हैं। देवर नो ब्रांचेस फॉर बर्ड्स टू सिट ऑन, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है कि बर्ड्स बैठ सके, नो फॉलेज नो ग्रीनरी, just an empty wilderness. But the time changed and the trees rebelled and broke the windows if their confinement and rushed out to the heal the world. यानी उन्होंने बताया कि ट्रीज ऐसा हमने घर के अंदर रख दिया जिनमें उनकी ब्रांच निकलने तक की जगह नहीं है, पर ट्रीज ज़रूर निकलेंगे जब उनकी ब्रांच बड़ी होती जाएगी एंड वो एक दिन शीशों को तोड़ के आगे बाहर आ जाएंगे। एंड यही उन्होंने वुमेन से कंपेयर करा है। दिस कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज एन एक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, हम इसे एक रिवॉल्यूशन के एक्ट से देख सकते हैं। समथिंग हम जो कि बहुत सिमिलर है नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के थ्रू। उन्होंने सक्सेस अचीव करी सेक्रीफाइस करके और सेक्रीफाइस दे के भी और लेके भी। द फ्रीडम एंड लाइब्रेशन दैट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ट्रीज हैव फॉट फॉर, यानी जो लोगों फ्रीडम और लिबरेशन साउथ अफ्रीका के लोगों ने और ट्रीज पोएम के थ्रू वुमेन्स ने जो लड़ाई लड़ी है, इज समथिंग शॉल लिव ऑन फॉर एवर, यानी ये हमेशा के लिए है। वट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज़ द ग्लैरियस अचीवमेंट, बट हमें ये समझना है कि इसकी अचीवमेंट क्या है, फ्यूचर जनरेशन भी इसे समझे एंड इसको मतलब इसकी वैल्यू समझे, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको एक ही करना होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। आपको हॉरेस डैनबी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से, जो हॉरेस डैनबी थे जो चोर होते थे, साल में एक बार चुराते थे और उनका ही बुद्धू बना दिया एक औरत ने, उन हॉरेस डैनबी के बारे में आपको एक स्केच लिखना है। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, देन ये वाला करते हैं। हॉरेस डैनबी थे वो 50 ईयर्स ओल्ड, एक अनमैरिड और हाउसकीपर थे जो कि बहुत गुड और रिस्पेक्टेबल सिटीजन थे। वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे, वो फॉन्डनेस रेयर एक्सपेंसिव बुक के भूखे थे। ही नीडेड अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू बाई हिज डिज़ायर बुक, उन्होंने मतलब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती कि वो अपनी मन पसंदीदा बुक खरीद सके। ही स्टार्टेड कमिटिंग थीव्स टू मीट हीज एक्सपेंसिव, यानी वो अपना एक्सपेंसिव यानी अपनी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने चोरी करना स्टार्ट करा। हॉरेस डैनबी रॉब जस्ट वन सेफ ईयर, यानी हर साल वो एक ही बार सिर्फ चोरी करते थे। मोर एवर ही स्टोल ओनली फ्रॉम दोज वो हैड अ लॉट ऑफ मनी, और वो चोरी भी उन्हीं के घर से करते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। और वो बहुत अच्छे प्लानर थे, वो प्लान हीज रॉबरी इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर, जो कि वो बहुत अच्छे प्लानर थे और अपना प्लान को एक सिस्टमेटिक मैनर में प्लान करते थे कि कब क्या करना, कौन कब कहाँ जा रहा है, ये सब पता करते रखते थे। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीबडी, वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे। देयरफॉर ही डिड नॉट कैरी एनी वीपन, इसलिए वो अपने साथ कोई गन वगैरह नहीं कैरी करते थे। ही फेयर्ड प्रिजन, वो जेल से भी डरते थे। देयरफॉर ही वाज सबमिसिव रैदर दैन एग्रेसिव, बिकॉज ऑफ विच लेडी आउटविटेड हिम, इसलिए वो ज़्यादा मतलब वो बहुत दुखी हुए थे जब उस लेडी ने उन्हें बुद्धू बना दिया था। नेक्स्ट है लव और काइंडनेस आर नेवर वेस्टेड, यानी लव और काइंडनेस कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दे ऑलवेज मेक अ डिफरेंस, ये हमेशा एक डिफरेंस बना के चलती है, मतलब डिफरेंस ला देती है। द ब्लेस दैट वन हु रिसीव दैम एंड दे ब्लेस यू द गिवर, यानी ये ब्लेस है जो कि इसे रिसीव करते हैं और जो देते हैं। आपको द थीव स्टोरी से इस स्टेटमेंट को समझाना है। तो थीव स्टोरी में जो हरी सिंह है, हरी सिंह जो एक थीव है और एक काइंड मैन भी है, और काइंड मैन है कौन, अनिल है। वो हरी सिंह जो है वो अनिल के पास एक डिसाइडेड यानी चोरी के इरादे से आता है। हरी आज के भी ही कुड एम्प्लॉय हिम, वो उसके पास नौकरी करने लगता है, मतलब एक साथ उनके रहने लगता है। अनिल रिफ्यूज़ करता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, बट वो उसे खिला सकता है इफ़ ही नी हाउ टू कुक, अगर उसे आता हो कुक करना यानी खाना बनाना। टू विच हरी सिंह लाइज दैट ही न्यू कुकिंग, इसमें हरी सिंह झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है। फर्स्ट डे में वो बहुत टेस्टलेस बहुत बेकार खाना बनाता है जो कि अनिल स्टे डॉग्स को देता है, और हरी यूज टू कीप द लेफ्ट ओवर बैलेंस विद हिमसेल्फ फॉर आफ्टर बाइंग ग्रॉसरीज एंड अनिल डिडंट माइंड एट दैट एज वेल।
और वो मतलब उसे ग्रॉसरीज लेने के लिए भी पैसे देता है और अनिल को कुछ बुरा नहीं लगता। अनिल ऑल्सो टॉट हरी हाउ टू रीड। अनिल जो है वो हरी को पढ़ना लिखना सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है और हरी को वो बहुत पसंद आता है। वन फाइनली हरी रॉब्ड अनिल। जब हरी अनिल के पैसे चुराता है, ही स्प्रिकल कंसेशंस डिडंट अलाउ हिम टू प्रोसीड फर्दर एंड रिटर्न अनिल्स मनी। तो उसके जो मतलब उसे एक तरह से अंदर से लगता है कि मैं किसका काम जो मुझे इतना प्यार करता था, मैं उसके पैसे चुरा रहा हूँ। ऑल्थो अनिल न्यू अबाउट हरीज एक्ट। और अनिल को भी पता होता है कि हरी ने पैसे चुराए, क्योंकि उसे गीले पैसों से पता चल जाता है। ही डिड नॉट गिव अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये भी एक काइंडनेस जो कि कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका एक डिफरेंस दिखाता है, जो कि हरी एंड सेविंग अनिल फ्रॉम बीइंग रॉब, यानी हरी जो कि अनिल को रॉब करने से बच गया। यहाँ पे काइंडनेस दिखाई जाती है। तो यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर जो है फिनिश होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। एंड आपको ज़्यादातर सारे सैम्पल पेपर्स हर सब्जेक्ट के डल चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।